हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एटम बम की मीन्स न्यूक्लियर फिजन मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। फर्स्टली तो हम इसका हिस्ट्री देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि जो पहला एटम बम बना था उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट रहा। सन 1911 की बात है जब पहली बार रदरफोर्ड ने दुनिया के सामने एटम का मॉडल प्रपोज्ड किया और उन्होंने यह बताया कि एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं और उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल हम अर्थ और सन की ले सकते हैं, जैसे अर्थ सन की चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पे, सेम वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चक्कर लगाता है, जिसे नील्स बोर ने 1913 में क्वांटम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे इम्प्रूव किया, जिसे हम बोर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। 1913 के बाद 1917 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया और उन्होंने यह पाया कि अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन से न्यूक्लियर रिएक्शन करती है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं होती, वो चार्जलेस होता है। उसके पास चार्ज तो होती है बट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मात्रा में होती है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। फिर है इनरिको फर्मी, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने पहली बार यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया और उन्होंने यह देखा कि यूरेनियम दो नए एलिमेंट में टूट जाता है। फर्मी के इस पब्लिकेशन के बाद दिसंबर 1938 जब ऑटो हान, जो कि एक रेडियो केमिस्ट थे, उन्होंने यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया और उन्होंने यह पाया कि वो दो नए एलिमेंट में तो टूटता है, उसके साथ साथ वो जो दो नए एलिमेंट है वो दो लाइटर एलिमेंट है और उनका जो मास है वो रफली इक्वल है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्होंने यह देखा कि यह प्रोसेस आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन E=mc² को फॉलो करती है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 पे कराने के बाद जब यूरेनियम 235 दो लाइटर न्यूक्ली में टूटता है तो उसका कुछ मास लॉस हो जाता है, जिसको हम मास डिफेक्ट या डेल्टा एम बोलते हैं। यही मास डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। यही कारण था कि आइंस्टाइन भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानते थे न्यूक्लियर बम जो नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया गया था उसके लिए। ये तो थी इसकी पूरी हिस्ट्री कि एटम बम का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे, बट मैकेनिज्म मीन्स न्यूक्लियर फिजन। और इसे समझने से पहले हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। क्या है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसे पहली बार हेनरी बर्क्यूरेल ने 1896 में ऑब्जर्व किया था। इसके अंतर्गत एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को स्टेबल बनाने के लिए रेडिएशन रिलीज करती है, जैसे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। और ये जो गामा रे रेडिएशन है ना, यही सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन का, जो कि एक्चुअल मैकेनिज्म होता है एक एटम बम की। न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस है जिसमें जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का किसी फिजन मटेरियल जैसे यूरेनियम 235 पे बम्बार्डिंग कराते हैं तो वो दो लाइटर न्यूक्ली में टूट जाती है और इसके साथ साथ वो एक या दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। बिकॉज जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता है तब डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास है वो पेरेंट न्यूक्लियाई के मास से हमेशा कम होता है और यही जो मास डिफरेंस है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही मास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, जिसे आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्वेशन E=mc² से प्रूव किया है। फिजन के दौरान जो एक या दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज होता है वह कंटिन्यूअस होते रहता है, जिसके कॉज से एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और यही कारण है कि जो एटम बम है इतना डेंजर होता है। 1 kg यूरेनियम से 7 × 10⁻13 जूल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इक्विवेलेंट है 17.5 किलो टन
TNT एक्सप्लोसिव मटेरियल के, TNT मीन्स ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये थी न्यूक्लियर बम की मैकेनिज्म। अब हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट की जिसके अंतर्गत पहला एटॉमिक बम बना था, मीन्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट। पहला एटॉमिक बम वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको में बनाया गया था। मेन एटॉमिक बम साइंटिफिक लेबोरेटरी जिसका कोड नेम वाई रखा गया था। इस बम में प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था और इसका टेस्ट 16 जुलाई 1945 को किया गया। पहला एटॉमिक बम जो वर्ल्ड वार सेकेंड में इस्तेमाल किया गया इसका नाम था लिटिल मैन और यह यूरेनियम 235 से बनाया गया था, जो कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे यूएसए के द्वारा गिराया गया और इसके गिरते ही इमीडिएटली 70,000 लोग मारे गए और साल के अंत आते आते यह मौत की आंकड़ा 1 लाख भी पार कर गई। दूसरा एटॉमिक बम जो कि प्लूटोनियम से बनाया गया था, इसका नेम फैटमैन रखा गया। 9 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा ही जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया और इस बम के गिरते ही 40,000 लोग इमीडिएटली मारे गए। 40% शहर पूरी तरह बर्बाद हो गई। और बात जब एटम बम की आती है ना, तो वो तो इमीडिएटली मारता ही है, उसके साथ साथ जो वो गामा रेडिएशन रिलीज करता है वो सालों सालों तक वहाँ की हवा में घुल जाता है। और यही कारण है कि आज भी आप जाओगे तो नागासाकी हिरोशिमा में देखोगे कि वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। उसी गामा रेडिएशन का इफेक्ट है जो कि आज भी नागासाकी और हिरोशिमा शहर पे दिखता है। युद्ध खत्म होने के बाद 1949 सोवियत यूनियन, 1952 ग्रेट ब्रिटेन, 1960 फ्रांस, 1964 चाइना, 1974 इंडिया, 1998 पाकिस्तान, 2006 नॉर्थ कोरिया ने अपना खुद का एटॉमिक बम बनाया। बात न्यूक्लियर वेपन की हो, एटम बम की, तो एक अकेले यूएसए के पास इतनी न्यूक्लियर वेपन्स है कि वो पूरे पृथ्वी को 13 बार नष्ट कर सकता है, 13 टाइम्स। वो पूरे पृथ्वी को 13 बार बर्बाद कर सकता है। मीन्स अगर 13 बार भगवान ब्रह्मा भी आ जाना, एक बार धरती को बनाया फिर दूसरी बार, तो वो एक बार खत्म करेगा, दूसरी बार खत्म करेगा, ऐसे करते करते अगर ब्रह्मा भगवान ने 13 टाइम्स भी पूरी दुनिया को बनाया ना, तभी भी यूएसए 13 टाइम्स पूरी दुनिया को खत्म रखने की क्षमता रखता है। उसके पास इतनी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप खुद सोचो, एक अकेले यूएसए के पास इतनी न्यूक्लियर वेपन्स है तो पूरी दुनिया के पास कितनी होगी। ये तो थी एटम बम, बट अब थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं जिसे हम हाइड्रोजन बम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, 1000 एटम बम के बराबर एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन होता है, मीन्स हाइड्रोजन बम। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।